तो दोस्तों, जैसा कि 2-3 दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि अमेरिका द्वारा ये सब कुछ इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। ये 9 किलोमीटर लंबा और केवल 500 मीटर चौड़ा है और अमेरिका दरअसल इसी की फिराक में है। वैसे ये विशेष कोई ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन यहाँ की स्ट्रैटेजिक लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वो इन फ्यूचर बांग्लादेश के 2-3 टुकड़े करवाकर और कई सारे एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। साथ में म्यांमार के अंदर भी स्थितियां गंभीर है, तो वहां के इलाकों के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस जमा कर उसे भी अपने कंट्रोल में ले सकता है। भारत के इलाकों के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस डाल सकता है और ये चाइना, भारत और खुद बांग्लादेश, इन सभी के लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। अब इसको लेकर खुद शेख हसीना के द्वारा ही कह दिया गया है कि हाँ, अमेरिका द्वारा इसकी डिमांड काफी लंबे समय से की जा रही थी और चूंकि मैंने ये डिमांड नहीं मानी, इस वजह से इन्होंने रिजिम चेंज यहाँ पर करवा दिया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वाकई में अमेरिका इस रिजिम चेंज के बाद ये आइलैंड हथिया सकता है। वैसे यहाँ पर शेख हसीना द्वारा मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है क्योंकि उनका ये बयान और ये सारी चीजें अब बांग्लादेश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगी, क्योंकि आम व्यक्ति को नहीं पता है कि इस तरह की डिमांड अमेरिका लंबे समय से कर रहा है और अमेरिका का इसके पीछे यही सब कारण है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में वहां की इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस अमेरिका को ये आइलैंड सौंपने के लिए किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो वापस से एक संघर्ष शुरू हो सकता है बांग्लादेश के अंदर, जो कि उन तत्वों के लिए अब खतरनाक होगा जिन्होंने अभी ये सारी चीजें करवाई अमेरिका के कहने के बाद। तो दोस्तों देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह की गतिविधियां हुई, हम सभी जानते थे कि इसका कोई भी बाहरी निराकरण इस समय नहीं हो सकता। आप कितना भी समझा लें दूर से, कितना भी धमकियां दे दें, ये कट्टरपंथी इस तरह की चीजें नहीं मानेंगे और वो लगातार अपनी गतिविधियों को करते ही जाएंगे। इसका एकमात्र सॉल्यूशन तो यही है कि वहां पर रहने वाले हिंदूज खुद अपनी सुरक्षा करना शुरू करें, क्योंकि ये जो उपद्रवी हैं, ये लास्ट वीडियो में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और इस समय पीड़ित हिंदुओं की बात की जाए तो वो 1 करोड़ से ऊपर के हैं। तो कहने का मतलब दोनों ही पक्ष लगभग बराबर हैं। अगर वो लोग इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो जवाबी कार्रवाई आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही करना शुरू करेंगे उसके बाद अपने आप ही ये लोग शांत हो जाएंगे। हालांकि फिर भी हिंदू चूंकि इस तरह की चीजों में नहीं पड़ते, लेकिन इनके लिए संजीवनी बूटी साबित हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने हिंदूज को लेकर मुद्दा उठाया। मोहम्मद यूनुस को ये बताया कि आपके देश में हिंदूज को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको बचाने के लिए आप हर संभव प्रयास कीजिए। इसके बाद हुआ ये कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं होने लगी। देखिए, जब तक आप खुद इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ अत्याचार हो रहे हैं, तब तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। जैसे पीएम मोदी द्वारा इनके ऊपर अत्याचार की बातें कही गई, सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस बात को स्वीकारना पड़ा और सभी ने आवाजें उठाई। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट के तत्काल बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये कहा गया था कि देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है, आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है और आप अपने देश की माइनॉरिटीज की स्थिति देखिए, हमें कुछ मत बोलिए, हम लोग हमारी चीजें देखना जानते हैं। लेकिन अब खुद मोहम्मद यूनुस ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हिंदूज के ऊपर प्रताड़ना हो रही है और उन्हें रोकने के लिए हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। इसके अलावा इजरायलियों को भी धन्यवाद देना होगा। इजराइल के सारे इन्फ्लुएंसर्स, इजराइल से जुड़े हुए जितने भी संगठन वगैरह हैं, वो दुनिया के किसी भी देश में हो, वो लोग वहां पर हिंदूज के लिए अपने अपने स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरह से आप सभी लोगों का ऋण उतार रहे हैं कि आप लोगों ने हमें जो सहयोग किया था उसका ये सूद सहित बदला है कि हम भी आप लोगों के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको पुरानी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पूरा यूरोप इजराइल के खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर भारत इजराइल के साथ आ जाए तो संख्या बल के मामले में इजराइल जीत जाता है। इसी वजह से इजराइल भारत को बहुत ज्यादा मानता है और उसका अब देखिए वो ऋण चुका रहा है। और चाहे इन सारी चीजों से हाथों हाथ ये सारे अत्याचार हिंदूज के ऊपर रुक जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन कम से कम दुनिया को ये पता जरूर चला कि हाँ, इस तरह की चीजें बांग्लादेश के अंदर घटित हो रही है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्वीट के बाद ही संभव हो पाया। तो अब हमारी अथॉरिटीज को भी इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगली बार भी अगर इस तरह की चीजें होती है तो उनको लेकर दबाया ना जाए, सबसे पहले आवाज खुद ही उठाई जाए, उसके बाद ये सारे लोग आवाज उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बाकी अगली खबर जो बांग्लादेश से निकल कर आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन इतनी जल्दी ये पूरी हो जाएगी ये हम लोगों को पता नहीं था। जब बात की जाती थी कि बांग्लादेश ये सारी चीजें कर तो रहा है, लेकिन वापस वो भारत की शरण में कब आएगा, तो उसका एक ही आंसर था कि जैसे यहाँ पर आटा 300 रुपए किलो होता है, उसके बाद ये सारी चीजें इनकी दूर हो जाएगी। और अब बताया जा रहा है कि उस मार्ग के ऊपर इन्होंने चलना शुरू तो कर ही दिया है, लेकिन काफी दूरी तय भी कर ली है। एक अर्थशास्त्री द्वारा पहली बार बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनने ही बांग्लादेश के अंदर पैसों का क्राइसिस जनरेट हो गया है। जी हाँ,
और इसको लेकर कई सारे कैप्स अब ये लोग लगाना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने दरअसल बांग्लादेश के अंदर बैंकों से पैसों की निकासी के ऊपर कैप लगा दिया है और बताया जा रहा है कि प्रति अकाउंट केवल 2 लाख टका ही निकाल सकते हैं। टका बांग्लादेश की करेंसी का नाम है। और वैसे भी बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर इस समय नकदी की काफी ज्यादा समस्याएं जनरेट हो चुकी है। वैसे ही काफी लंबे समय से बांग्लादेश अपने रूटीन के काम नहीं कर पा रहा है। अब ये संभावनाएं तो रही नहीं जाती कि विदेशी निवेश यहाँ पर आए, विदेशी कंपनियां आए। इवन जो कंपनियां यहाँ पर पहले से ही काम कर रही थी, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमुखता से देखा जाता है, वो सारी भी अब अपनी दुकानदारी वहां से बंद करके वापस लौटने की तैयारियों में है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मालदीव का हश्र हुआ, ठीक वैसे ही हश्र इनका भी होने जा रहा है। हालांकि इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की बैंकों को अस्थिरता से बचाने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं और कैश निकासी पर ये कैप लगाया गया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह की परेशानियां इनसे दूर नहीं होगी, बल्कि ये लगातार बढ़ती ही जाएगी।